साल 2014 से कहानी शुरू होती है। पायल नाम की लड़की, एक लड़का जिसका नाम जहांगीर होता है, उससे बहुत सारी बातें किया करते थे। बात करते करते कब 4 साल बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। एक दिन पायल जहांगीर से पूछने लगती है कि तुमसे कितना प्यार करते हो। तो जहांगीर कहता है कि मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करता हूँ। यही सवाल पलट कर जहांगीर ने भी पायल से पूछ लिया। वह पायल से पूछता है कि पायल, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। पायल कहती है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। जैसे ही ये बात आती है तो जहांगीर कहने लगता है कि वक्त आने पर मुकर मत जाना। उसने कहा कि किस दिन आजमा कर भी देख लेना। इस तरह की बात थी। आखिरकार दोनों की बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था। तभी जहांगीर कहता है, पायल से एक काम करना, कोसी नदी के किनारे शाम 7 बजे के आसपास मिलना, मैं तुम्हारा पहले से वहां इंतजार कर रहा हूँ। जब इस तरह की बात आती है तो लड़की अपने परिवार से, अपनी माँ से बोलती है कि माँ, मुझे अपनी एक सहेली से मिलने के लिए जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ। तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस जल्दी से घर आ जाना। उस लड़की ने अपनी माँ से इजाज़त ली और जी सीधा पहुंच जाती है कोसी नदी के किनारे, जहां पहले से ही जहांगीर उसका इंतजार कर रहा था और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। जैसे ही उसकी जो लड़की होती है पायल, वो मौके पर पहुंचती है, मौके पर आते ही उस लड़की को बातचीत करने का कोई मौका ही नहीं दिया जाता। कुल्हाड़ी से पहले उसकी गला काट देता है, उसके बाद फिर उसका धड़ा अलग कर देता है, शरीर के 3 टुकड़े करता है। आराम से तसल्ली से बैठकर अपने कुछ दोस्तों की मदद से एक गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद उस लाश को दफना देता है और दफनाकर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। बात आई गई हो जाती है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और जिस दिन ये लाश निकल के बाहर आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, शायद ही उस शहर का कोई घर होगा जहां पर इस घटनाक्रम की चर्चा ना हुई हो। क्या है पूरी कहानी, जानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के रामपुर का एक थाना लगता है गंज, और गंज थाना क्षेत्र में आने वाली एक गली है जिसका नाम है हमाम वाली गली। हमाम वाली गली का रहने वाला एक लड़का, इसका नाम राहुल होता है। राहुल काफ़ी देर से परेशान था। अपनी माँ पापा भाई सब लोगों से बातचीत करता है। जब कहीं से कोई राहत नहीं मिलती तो सीधा वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि गंज पहुंच जाता है। जाने के बाद कहता है कि साहब, 1 नवंबर 2018 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास उसकी बहन लापता हो गई है। उसे हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। आप हमारी बहन को ढूंढ दीजिए। पुलिस वालों ने बातचीत तो पूरी सुनी थी, लेकिन बात सुनने के बाद ये भी जाना कि नाम क्या है। तो नाम बताया, पायल नाम है। उम्र जिसकी लगभग 22 साल के आसपास है। उसका एक फोटो भी दिखाया जाता है। पुलिस वाले देखते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे मामलों में पुलिस वाले गंभीरता से नहीं लेते और तरह तरह के कयास लगाने शुरू कर देते हैं। सबसे पहला कयास तो ये होता है कि लड़की जवान है, किसी के साथ भाग गई होगी। इस तरह का अपनी मन ही मन में, भले चाहे कहे ना, लेकिन इस तरह की बातें, तो इसलिए वो शुरुआत में इस मामले को इस तरह से ले ही रहे थे। और पुलिस वालों ने राहिल को ऐसे ही टरका कर वापस भेज दिया। ठीक है, इंतजार करते हैं, देखते हैं, आप तहरीर दे जाओ, इस तरह की बात थी। राहिल अपने घर चला जाता है, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी हो रही थी, परेशानी हो रही थी कि उसकी बहन आखिरकार गई तो कहाँ गई। अभी तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं था। उसकी अम्मी, उसके पापा, उसका भाई और जो आसपास के 2-4 लोग थे, फिर अगले दिन फिर से थाने पहुंच जाते हैं। अब पूरा दिन सुबह से लेकर शाम हो जाती है, लेकिन पुलिस के कान पर इस बात की जूं जूं नहीं रेंगती है। आखिरकार परिवार वाले दुखी थे, परेशान थे। जाकर अब उनका एक सिलसिला शुरू हो जाता है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन लगातार जाते थे, थाने बैठ जाया करते थे, बड़े साहब के आने का इंतजार करते थे और साहब से रिक्वेस्ट करते थे कि साहब, बेटी लापता है या बहन लापता है, उसे आप ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। कब धीरे धीरे करके ऐसे 12-13 दिन बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन पुलिस ने ना इसमें कोई मुकदमा दर्ज किया था, ना ही पुलिस ने अपनी तरफ से कोई अच्छी कोशिश की थी जिस आधार पर उस लड़की का कहीं पता निकाला जा सके। आखिरकार जब 13 दिन हो जाते हैं, तब 13 नवंबर 2018 को पुलिस को थोड़ी बहुत दया आती है या शर्म आती है। आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और जैसे एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद फिर पुलिस ने सीडीआर की मदद से, सर्विलांस की मदद से ये देखने की कोशिश की कि लड़की का नंबर कहाँ चल रहा है, किसके पास था, किस किस से कॉल हुई है, किस किस से बातचीत क्या करती थी। ऐसे करते हुए एक नाम आता है इमरोज नाम का। इमरोज नाम के लड़के का नाम आता है। उसको पुलिस पकड़ती है। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद उससे पूछती है कि आखिरी बार पायल से तुम्हारी ही बात हुई थी, लेकिन वो लड़की है कहाँ, उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए। जब उससे पूछा जाता है तो पुलिस उससे उस लेवल पर, उस स्तर से बात नहीं कर रही थी जैसे पुलिस का एक काम होता है बातचीत करने का। पुलिस ने यहाँ सिर्फ महज औपचारिकता निभाई और औपचारिकता निभाने के बाद इमरोज को उन्होंने जेल भेज दिया। इमरोज जेल चला जाता है, लेकिन लड़की का कहीं आता पता नहीं चलता। फिर से 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस तरह से तारीख तर तारीख बीतती चली जाती हैं। घर वाले फिर से थाने आ जाते हैं। थाने के सामने आकर बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं, बार बार पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे थे। आखिरकार वक्त और बढ़ने लगता है और वक्त और बढ़ने के बाद फिर उन्होंने पूछा कि आखिरकार तुम्हें किस किस पर शक है, किस पर नहीं है।
तभी वो कहते हैं कि सब साल 2014 की बात है, जहांगीर नाम के एक लड़के से हमारा बेटी का रिश्ता तय हुआ था, और रिश्ता तय होने के बाद इन दोनों के आपस में खूब सारी बातें हुआ करती थी, और हमें पूरा का पूरा शक है कि लड़की को गायब करने में उसके मंगेतर यानी कि जहांगीर का ही हाथ है। जैसे ही पुलिस वालों ने ये देखा जाना, तो उसके बाद फिर मंगेतर का पता करने की कोशिश की, तो पता चलता है कि मंगेतर जो होता है, जिसका नाम जहांगीर होता है, वो तो सलाखों के पीछे है। किसी पुराने मामले में वो जेल जा चुका है। अब पुलिस वालों को यहाँ से कुछ थोड़ा सा शक और शुबा जो था, ऐसा लगने लगता है कि कोई व्यक्ति अचानक से ही अपनी पुरानी मामले में जमानत तुड़वाएगा, और तुड़वाने के बाद वो अचानक से कैसे जेल में हाजिर हो जाएगा या सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा। तभी इन्होंने उसे रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी, और कोर्ट से अनुमति मिल जाती है 3 दिन की। 24, 25, 26 नवंबर 2018 ये 3 दिन थे। अब 3 दिन में उससे रिमांड पर लेने के बाद उससे बातचीत कर सकते थे, पूछ सकते थे, और वो पूछने के बाद ही बताएगा कि आखिरकार वो लड़की है तो कहाँ है, कहाँ नहीं है। पहले दिन जब पुलिस उसे लेके आती है, उससे बातचीत करती है, तो उसने वो दिन कैसे गुजार दिया पुलिस को भी एहसास नहीं हुआ। और पुलिस के सामने जब पहले भी 1-2 बार उसका नाम आया था, लेकिन पुलिस ने पहले भी इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। उसके घर वालों ने जो भी अपनी तिकड़मबाजी लगाई थी, वो तिकड़मबाजी लगा देता है, लेकिन पुलिस पर जब लगातार दबाव बढ़ने लगता है, घर वाले, परिवार वाले, शहर के लोग अब ये कहने लगते हैं कि हम सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे अगर आपने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार 24 तारीख जब गुजर जाती है, तो 25 तारीख आती है। दोपहर का समय था, जब उस लड़के ने कहा कि साहब मैंने उस लड़की की हत्या कर दी है, हत्या करने के बाद उसका जो शव है वो दफना दिया है, दबा दिया है। पुलिस वालों को लगता है कि कुछ राहत की सांस। उन्होंने पूछा कि कहाँ है, उन्होंने कहा साहब यहाँ से थोड़ा दूर पड़ेगा, यानी कि रामपुर शहर से सीधा आपको राजस्थान के अजमेर में जाना पड़ेगा, यहाँ से लगभग 650 किलोमीटर के आसपास है। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं, तो पुलिस वाले के एकदम से चेहरे खिल जाते हैं, और चेहरे खिलने वाली बात ये थी कि अब तक जो अंधेरे में तीर चल रहा था, अब शायद सही बात उन्हें हासिल हो सकती है। सीधा पहुंच जाते हैं वो अजमेर। अजमेर जाने के बाद जहां पे उस लड़के ने कहा कि मैंने हत्या की है, यहाँ पर उसको दफनाया गया है, वहां हर जगह ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है, लेकिन वो लड़का सिर्फ और सिर्फ रिमांड के जो 3 दिन मिले हुए थे, पहले दिन उसने वैसे ही गुजार दिया था, दूसरे दिन उसने जानबूझकर ये बताया था कि रामपुर से यानी कि अजमेर है, ताकि वहां जाने में वक्त लगेगा और वहां से आने में वक्त लगेगा, और जैसे आने जाने में वक्त हो जाएगा उसकी रिमांड खत्म हो जाएगी, और जब रिमांड खत्म हो जाएगी तो वो सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा। आखिरकार जब वहां जाते हैं, वापस लौट कर आ रहे थे, तब पुलिस वालों की जो अंदर का जमीर था वो जाग जाता है। पुलिस वालों का गुस्सा बढ़ जाता है, और पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि ये बेपढ़ा लिखा इंसान हम लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस वालों के पास चंद घंटे थे, और चंद घंटे होने के बाद ही पुलिस वालों ने अपनी शक्ति से उसे पेश आए, और शक्ति से पेश आने के बाद आखिरकार जहांगीर से जब पूछा जाता है, तो पूछने के बाद उसने पूरी कहानी उगल दी, पूरा राज उसने उगल दिया। वो बताता है कि साहब पायल उर्फ जैनब नाम की जो लड़की होती है, उससे उसका रिश्ता लगा हुआ था। 2014 से हम लोग बातें किया करते थे, बहुत सारी बातें करते थे। बात करते करते कब उसकी बातें मुझे खराब लगने लगी, नापसंद आने लगी, इस बात का पता ही नहीं चला। और इसी बीच में उत्तराखंड के रामनगर की रहने वाली एक और लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है, उससे नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। उसी लड़की से उसने निकाह करने की पूरी तैयारी भी कर ली थी। और यही बात जब पायल को पता चल जाती है, तो ये बात पायल को पता चलने के बाद फिर पायल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और पायल जिद पकड़ने लगती है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि जहांगीर ने उसे समझाने की तमाम कोशिशें की, उससे पीछे छुड़ाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन पायल ने एक रट लगा ली थी कि तुमसे ही प्यार करती हूँ, तुमसे ही शादी करूंगी, तुम्हारे साथ ही पूरी जिंदगी जीनी है। आखिरकार जब जहांगीर लगातार परेशान होने लगता है, तो जहांगीर ने सोचा कि क्यों ना इसे रास्ते से हटाया जाए। इसके लिए उसने एकदम फुल प्रूफ एकदम प्लानिंग की, और ऐसी प्लानिंग की जिससे क्या वो पुलिस को भी चकमा दे सके। और वो लगातार 26-27 दिन तक पुलिस को चकमा ही दे रहा था। आखिरकार उसने बताया कि 1 नवंबर 2018 की शाम को उसने वादा कर लिया था कि मैं तुमसे मिलने के लिए कोसी नदी के पास आऊंगी, और ये लाने की जिम्मेदारी थी इमरोज की। इमरोज को जब उस लड़की ने बताया कि फला जगह मिल जाना, तभी वो उसे बाइक पे बिठाता है। बाइक पे बिठाने के बाद रास्ते में आगे उसे जहांगीर मिलता है, और जहांगीर और इमरोज उस लड़की को पायल को लेकर सीधा पहुंच जाते हैं कोसी नदी के किनारे, जहां पर कृषि फार्म हाउस उनका बना हुआ था। वहां जाते ही पहले से ही उनका जो नौकर होता है, जिसका नाम निसार होता है, निसार ने अच्छा खासा एक गड्ढा खोदा हुआ था, और गड्ढा खोदने के बाद वो इंतजार कर रहा था कि वो कब आएंगे मालिक लोग। यहाँ पर जो ये इसका जहांगीर का पिता है ताहिर, वो भी मौजूद होता है। और इसी बीच में इत्तेफाक से प्रभजीत सिंह उर्फ सागर भी पहुंच जाता है, और एक रिश्तेदार होता है जिसका नाम दानिश होता है। ये कुल मिलाकर 6 लोग थे जो वहाँ पहले से मौजूद थे। जैसे ही पायल पहुंचती है, पायल ने इतने सारे लोगों को देखा, और देखने के बाद वो आश्चर्य में पड़ जाती है कि ये यहाँ पर पहले से ये सब लोग क्या कर रहे हैं। इससे पहले कि वो सवाल करती, कोई बात करती, क्योंकि उसे तो ये बताया गया था जहांगीर तुमसे अकेले में मिलना चाहता है, तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करना चाहता है, हो सकता है कि वो प्यार व्यार की बातें करके कुछ और भी कहानी आगे बढ़ाना चाहे। और यही लड़की सोचकर उसने बहुत सारे मन में ख्वाब
पाले होंगे, उसने बहुत सारी बातें दिमाग में रखी होंगी और यही सोचकर वो अपने उस मंगेतर से मिलने के लिए गई थी। जबकि निकाह से पहले किसी मंगेतर से मिलना शायद ये गलत माना जाता है, हराम माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उससे मिलने पहुंच जाती है। आखिरकार जब जाती है तो उस लड़की को संभालने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। कुल्हाड़ी पहले से ही हाथों में थी और जहांगीर ने उसके एक के बाद एक 3 टुकड़े कर देता है। 3 टुकड़े करने के बाद उसकी लाश को वहां पर आराम से दफन कर देता है, दफना देता है और सबके सब लोग अब अपने 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 कामों से निकल जाते हैं। आखिरकार 27वें दिन जाकर वो उस लाश को जब बाहर निकाला जाता है तो 3 टुकड़ों में लाश मिलती है। पूरी तरह से सड़ चुकी थी, गल चुकी थी और जो निशानदेही के आधार पर उस लाश को कब्जे में लेकर जब बोरी में रखकर सीधा पोस्टमार्टम हाउस लेके जाते हैं तो परिवार वालों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा इसलिए करना शुरू कर दिया था क्योंकि पुलिस ने एक नाम को निकाल दिया था। पुलिस वालों से घर वाले कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर अब इसमें पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। तब पुलिस वालों की सांसें फूलने लगती हैं। आखिरकार पुलिस वाले परिवार वालों को समझाते हैं, बुझाते हैं, क्योंकि पुलिस वाले अभी तक जो कहानी सुना रहे थे परिवार को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि पुलिस वाले चाह ही नहीं रहे थे कि वो लड़की मिल जाए। शायद यही वजह थी कि जब वो जो CDR पहले निकाली गई थी वो बाद में निकाली गई थी, वो शुरू में निकाली जा सकती थी। जो इमरोज से पूछताछ हुई थी जब भी जहांगीर का नाम सामने आया था तो जहांगीर के साथ साथ और नाम भी सामने आए थे। पुलिस अगर चाहती तो अपना काम कर सकती थी और इसलिए वो जमानत तोड़ के निकल जाता है। शायद उसे वहीं से कहीं ना कहीं रास्ता मिला होगा। कुल मिलाकर जब पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ा, गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा और उसके लड़की का DNA भी लिया था, सब कुछ होते होते फिर मामला चार्जशीट लगती है। महज 40 दिन के अंदर चार्जशीट लगाई जाती है। अदालत में चार्जशीट लगने के बाद लगभग 7 साल के बाद इस मामले में फैसला आता है। तारीख आती है 27 जनवरी 2026 और ADG फर्स्ट अजय कुमार दीक्षित की अदालत ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35-35 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। और जैसे ये सजा सुनते हैं तो ये हंसने लगते हैं, मुंह पर ताव फेरने लगते हैं। और जब ताव हद तो तब हो जाती है जब पुलिस वाले पकड़ के उन्हें वैन के अंदर लेके जा रहे थे तो वैन के अंदर जाते जाते चाहे वो जहांगीर हो, चाहे उसका बाप ताहिर हो, इमरोज हो, निसार हो, दानिश हो या प्रभजीत सिंह उर्फ सागर हो, सभी हंसते हुए मुस्कुराते हुए ऐसे जा रहे थे जैसे उन्होंने कोई मेडल हासिल किया हो, जैसे ओलंपिक में कोई पदक जीत के लेके आए हों। और यही बात सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय बन जाती है कि एक लड़की की हत्या की जाती है, न केवल हत्या की जाती है बल्कि उसके 3 टुकड़े किए जाते हैं और 3 टुकड़े करने के बाद उसको दफन कर दिया जाता है और बहुत ही प्लान्ड ये मर्डर होता है। लेकिन अफसोस की बात यह होती है, घर वाले परिवार वाले कहने लगते हैं कि हम ये सोच रहे थे कि इस मामले में उम्र कैद नहीं, आजीवन कारावास नहीं, बल्कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन उन्हें फांसी की सजा होती नहीं है। इसलिए परिवार के लोगों ने ये उच्च अदालत में ये अपील दायर करने का निर्णय लिया है ताकि इन्हें बड़ी से बड़ी सजा मिल सके। और बड़ी से बड़ी सजा होती है या तो आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा। अपने देश में वैसे भी फांसी की सजा होती नहीं है, कम ही होती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते आपको ये भी बताना है कि उनकी चेहरे पर मुस्कुराहट, उनकी मूंछों पर ताव की सिर्फ एक ही वजह थी, वो जानते थे कि कानून का किस तरह से मजाक उड़ाया जा सकता है। यही कारण है कि वो जानते थे कि उन्होंने कत्ल कर दिया है और इसलिए वो 27 दिन तक पुलिस को यूं ही घुमाते रहे। अब पुलिस क्यों घूमती रही, क्या उसके पीछे का क्या प्रलोभन था, क्या नहीं था, ये तो खैर पुलिस वाले ही जान सकते हैं। लेकिन अभी भी उनके दिमाग में शायद यही चल रहा होगा कि बहुत जल्दी वो सलाखों से बाहर आ जाएंगे और जिस तरह का कानून है शायद किसी दिन वो ऐसे ही घूमते हुए दिखाई देंगे। लोग उनके बारे में ये कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने एक लड़की की हत्या करने के बाद उसकी लाश के 3 टुकड़े कर दिए थे। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।